स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ये हैं इंडिया के वास्ट कोल रिजर्व्स और ये हैं अखबारों की हेडलाइंस। दोस्तों, ये एक बड़ी विडंबना है। देखिए, इंडिया के पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी खास तौर पे पीक सीजन में हमेशा इंडिया को ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या फिर इंडोनेशिया जैसे देशों से कोल को इंपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है। दोस्तों, क्या आप मोनोपोलीज के बारे में जानते हैं? देखिए, मोनोपोली का मतलब है जब एक कंपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरा कंट्रोल कर लेती है, और इंडिया में कोल माइनिंग पर है मोनोपोली। एक ऐसी PSU की जो कहने को तो महारत्ना है, लेकिन फिर भी अपनी इनएफिशिएंसीज, करप्शन और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के चलते भारत की कोल डिमांड पूरी नहीं कर पाती है। लेकिन एक सेकंड, हमें कोल चाहिए ही क्यों? दोस्तों, इस पाई ग्राफ को ध्यान से देखिए। यह है इंडिया का एनर्जी मिक्स, और अगर आप गौर करें तो 2023 में 59% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया ने कोल से जनरेट की है। साथ ही हाई क्वालिटी कोल से कोक बनती है, पीने वाली नहीं दोस्तों, बल्कि स्टील बनाने के प्रोसेस में यूज होने वाली। और इस मेटलर्जिकल कोल को भी हम इंपोर्ट करते हैं, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने 57.89 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया। अब एनर्जी प्रोडक्शन और इस स्टील प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पास काफी कंपनीज होनी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में कोल के ऊपर मोनोपोली कोल इंडिया लिमिटेड की है। तो चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब, क्यों हमें आज भी कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। और दोस्तों, 2012 में जो $22 बिलियन का कोल स्कैम सामने आया, क्या वो आज इन एफिशिएंसीज का रीजन है या फिर कुछ और रीजंस हैं? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आज भी अपनी जेबों से इस स्कैंडल की भरपाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और इस वीडियो पर हम टारगेट करते हैं एटलीस्ट 5000 लाइक्स के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक UPSC GS2, GS3 और SA के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप भी UPSC की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी UPSC सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुटकर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है, और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Live का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कोल रिजर्व्स की। US, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बाद इंडिया के पास वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, और ये रिजर्व्स 2 टाइप्स के हैं, गोंडवाना और टर्शरी कोल्स, जो अपनी जियोलॉजिकल एज और क्वालिटी में अंतर रखते हैं। जहां गोंडवाना कोल अप्रॉक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर्स पुराने हैं और भारत के 98% कोल रिजर्व्स को कवर करते हैं। और ये कोल रिजर्व्स झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे रीजन्स में पाए जाते हैं, और मोस्टली रिवर वैलीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और इन रिजर्व्स में ये हाई क्वालिटी ब्यूटिमिनस कोल पाया जाता है, जो मेनली थर्मल पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है टर्शरी कोल। ये कंपैरेटिवली यंगर 15 to 60 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में पाए जाते हैं। ये लिग्नाइट और सब ब्यूटिमिनस ग्रेड के होते हैं, जो इंडस्ट्रियल पर्पस और पावर जनरेशन के लिए उपयोगी हैं। साथ ही कार्बन कंटेंट के बेसिस पर इंडिया के कोल्स को 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले है हाईएस्ट क्वालिटी कोल एंथ्रेसाइट, जिसमें 86 to 92% कार्बन कंटेंट होता है और मोस्टली यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में।
और इसीलिए इसे मेटलर्जिकल कोल भी कहा जाता है। 2023-24 में भारत का कोकिंग कोल प्रोडक्शन लगभग 55 मिलियन टन रहा, जो कि हमारी स्टील इंडस्ट्री की टोटल डिमांड से काफी कम है। हेंस इस डिमांड को पूरा करने के लिए हमें बाहर से कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। इस साल भारत ने लगभग 50 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया, जो कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया से आता है। नेक्स्ट है ब्यूटुमिनस कोल, जिसे थर्मल कोल के नाम से भी जाना जाता है, और ये अबाउट 76 से 86% कार्बन कंटेन करता है और पावर जनरेशन के लिए एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। 2023-24 में भारत का ब्यूटुमिनस कोल प्रोडक्शन लगभग 720 मिलियन टन रहा, लेकिन डिमांड को पूरा करने के लिए हमें ब्यूटुमिनस कोल भी इंपोर्ट करना पड़ता है। इस साल भारत ने लगभग 180 मिलियन टन ब्यूटुमिनस कोल इंपोर्ट किया, जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका से सोर्स किया गया। नेक्स्ट है 65 से 76% के कार्बन कंटेंट के साथ सब ब्यूटुमिनस कोल, जिसे अगेन मोस्टली ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है और मध्य प्रदेश में ये मुख्य रूप से मिलता है। और 2023-24 के डेटा के अनुसार भारत का सब ब्यूटुमिनस कोल प्रोडक्शन लगभग 150 मिलियन टन है और लगभग 70 मिलियन टन सब ब्यूटुमिनस कोल हमने इंपोर्ट भी किया। नेक्स्ट है लिग्नाइट, जिसे ब्राउन कोल भी कहा जाता है, और इसमें कार्बन कंटेंट 65% से कम होता है और हाई मॉइस्चर एंड सल्फर कंटेंट की वजह से इसे डर्टी कोल भी कहा जाता है। 2023-24 के डेटा के अनुसार भारत का लिग्नाइट प्रोडक्शन लगभग 45 मिलियन टन रहा। ये प्रोडक्शन मोस्टली तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान स्टेट से आता है, जहां लिग्नाइट रिजर्व्स भरपूर मात्रा में हैं। नई लिग्नाइट कोऑपरेशन यानी कि NLC और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन GMDC लिग्नाइट प्रोडक्शन में मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि एक ऐसा कोल टाइप है जिसे हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पर मॉइस्चर लॉस के कारण एनर्जी कंटेंट और कम हो जाता है। हेंस लिग्नाइट मेनली डोमेस्टिक थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है। तमिलनाडु में नईवेली और गुजरात में भावनगर और कच्छ रीजन लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स के मेजर लोकेशंस हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ नजर डालते हैं इंडिया के मेजर कोल रिजर्व्स पर। झारखंड के पास भारत के सबसे बड़े कोल भंडार हैं और बोकारो, झरिया, गिरिध जैसे कोलफील्ड्स दामोदर वैली में स्थित हैं। वहीं उड़ीसा में तालचेर कोलफील्ड और इब वैली, जो कि महानदी वैली का पार्ट है, यहाँ की मेन कोलफील्ड्स हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में कोरबा और हसदेव अरंड कोलफील्ड्स, जो हसदेव रिवर और महानदी रिवर वैली में स्थित हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल में कोयले के प्रमुख क्षेत्रों में रानीगंज कोलफील्ड शामिल हैं। ये क्षेत्र भी दामोदर रिवर वैली में ही स्थित है। साथ ही मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोलफील्ड और सोहागपुर कोलफील्ड प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सोन रिवर वैली में स्थित है। साथ ही MP सब ब्यूटुमिनस कोल का भी प्रोडक्शन करता है। तो दोस्तों, जैसा आप इस डेटा से देख सकते हैं, लिग्नाइट को छोड़कर हमें सारे टाइप्स ऑफ कोल इंपोर्ट करने पड़ते हैं। 5th लार्जेस्ट कोल के भंडार होने के बावजूद ऐसा क्यों? कोल इंडिया लिमिटेड, जो भारत में टोटल कोल प्रोडक्शन का लगभग 80% कोल माइन करती है और इसीलिए कंपनी एनर्जी और इंडस्ट्रीज के लिए इतनी क्रूशियल है। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि CIL की एस्टैब्लिशमेंट 1975 में हुई, लेकिन इसका असली सफर उससे पहले शुरू हो चुका था। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया का कोल माइनिंग सेक्टर प्राइवेटली ओन्ड और फ्रैगमेंटेड था। ब्रिटिश एरा में कोल माइंस को अलग अलग कंपनीज हैंडल करती थी, जिसमें सेफ्टी और एफिशिएंसी का बहुत कम ध्यान रखा जाता था। इसी कारण माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सीडेंट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस कॉमन थे। 1960s के बीच गवर्नमेंट ने कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने का डिसीजन लिया। नेशनलाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कोल रिसोर्सेज का एफिशिएंट और सेफ यूटिलाइजेशन। इस नेशनलाइजेशन प्रोसेस के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड का एस्टैब्लिशमेंट किया गया और 1975 में इन दोनों कंपनीज को मर्ज करके कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म हुआ। ये एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइज बना, जिसका मेन एम था कंट्री के कोल नीड्स को एफिशिएंटली फुलफिल करना। लेकिन क्या कोल इंडिया ये सब कर पाया? दोस्तों, इसके बारे में जानेंगे आगे वीडियो में। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड अपने ऑपरेशंस को 7 सब्सिडरीज के थ्रू मैनेज करता है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, नदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। हर सब्सिडरी अपने स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेट करती है और कोल माइनिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल करती है। CIL का हेडक्वार्टर कोलकाता, वेस्ट बंगाल में है और इसका कोर ऑपरेशन ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू कोल एक्सट्रैक्शन पर फोकस करता है। कोल इंडिया लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है।
लेटेस्ट डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में CIL ने अराउंड 703.2 मिलियन टन्स ऑफ कोल प्रोड्यूस किया, जो पिछले साल के 596.22 मिलियन टन से काफी ज्यादा है। ये इंक्रीज मेनली डिमांड ग्रोथ और इंप्रूव्ड माइनिंग टेक्निक्स की वजह से पॉसिबल हुआ। प्रोडक्शन का मेजर पार्ट थर्मल पावर प्लांट्स को सप्लाई होता है, जो भारत की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का प्राइमरी सोर्स है। इसके अलावा स्टील प्रोडक्शन और सीमेंट इंडस्ट्रीज भी कोल के मेजर कंज्यूमर्स हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पर्सपेक्टिव से भी कोल इंडिया लिमिटेड काफी सिग्निफिकेंट है। CIL डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो CIL के पास अप्रॉक्सीमेटली 2,72,000 एम्प्लॉयज हैं, जो कि माइनिंग ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और वेरियस अदर फंक्शंस में काम करते हैं। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोल माइनिंग और एलाइड इंडस्ट्रीज का इंपैक्ट लोकल इकोनॉमीज पर भी काफी डीप है। कोल इंडिया लिमिटेड अपने एक्सटेंसिव ऑपरेशंस के बावजूद कुछ चैलेंजेस फेस करता है, जो भारत को कोल इंपोर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। देखिए, CIL की माइंस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की कमी है, जो प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करती है। एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स के लैक के चलते प्रोडक्शन एफिशिएंसी काफी लो रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया और US के कंपैरिजन में भारत की कोल माइनिंग प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली लो है। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज कोल माइनिंग प्रोडक्टिविटी 15 से 20 टन पर माइनर पर डे है। एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स और ऑटोमेशन के यूज की वजह से ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्टिविटी रेट हाई है। US में एवरेज कोल माइनिंग प्रोडक्टिविटी 10 to 12 टन पर माइनर पर डे है। ये भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मेथड्स और मैकेनाइजेशन का यूज करते हैं। लेकिन भारत में एवरेज कोल माइनर प्रोडक्टिविटी सिर्फ 1 से 2 टन पर डे पर माइनर है, जिसके पीछे मैनुअल माइनिंग मेथड्स और आउटडेटेड इक्विपमेंट का यूज मेन कारण है। ऑस्ट्रेलिया और US जैसे देशों में लॉन्ग वॉल माइनिंग, कॉन्टिन्यूअस माइनिंग सिस्टम्स और हाईटेक मशीनरी का एक्सटेंसिव यूज होता है। इससे माइनिंग ऑपरेशंस ज्यादा एफिशिएंट और लेस लेबर इंटेंसिव हो जाते हैं। वहीं भारत में अभी भी काफी जगह पर कन्वेंशनल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग मेथड्स यूज होते हैं। मैकेनाइजेशन का लेवल लो है और ऑटोमेशन का यूज भी लिमिटेड है। हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से माइनिंग ऑपरेशंस US और ऑस्ट्रेलिया में सेफर और मोर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वहीं इंडिया के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लो हैं और रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी अभाव है। इससे इंसिडेंट्स और डाउन टाइम बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ US ऑस्ट्रेलिया में R&D में हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, जो इनोवेटिव माइनिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में मदद करती है। वहीं भारत में R&D इन्वेस्टमेंट लो है और इस वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज और मेथड्स को अडॉप्ट करने में डिले होते हैं। देखिए, CIL के पास एडिक्वेट कोल रिजर्व्स होने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की कमियां हैं। रेलवेज, रोड्स और पोर्ट्स में बॉटलनेक्स की वजह से टाइमली डिलीवरी नहीं हो पाती हैं। ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस इंडस्ट्रीज को इफेक्ट करती हैं, जिसके चलते इंपोर्ट एक नेसेसरी स्टेप बन जाता है। एग्जांपल के तौर पे 2022 में सीवियर मॉनसून रेनफॉल के बाद रेल ट्रांसपोर्टेशन डिसरप्शंस ने कोल सप्लाई को पूरे इंडिया में सीवियरली इंपैक्ट किया। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस और लैंड एक्विजिशन रिलेटेड डिले से न्यू माइनिंग प्रोजेक्ट्स में देर हो जाती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन टारगेट्स मीट करने में चैलेंजेस आते हैं। 2021 में अराउंड 13 माइनिंग प्रोजेक्ट्स लैंड एक्विजिशन और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के कारण डिले हुए। भारत के कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील और पावर प्लांट्स हाई ग्रेड कोकिंग कोल डिमांड करते हैं। CIL मेनली थर्मल कोल प्रोड्यूस करता है, जो पावर जनरेशन के लिए यूज होता है, पर हाई ग्रेड कोकिंग कोल का प्रोडक्शन लिमिटेड है। इसी वजह से भारत को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे देशों से हाई ग्रेड कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। 2023 में भारत ने अप्रॉक्सीमेटली 56 मिलियन टन कोकिंग कोल इंपोर्ट किया। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट तो रहा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की कमी रही है, और ये इन्वेस्टमेंट की कमी हुई कोल गेट स्कैम से। देखिए, 2012 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG की एक रिपोर्ट लीक होती है, जिसमें 10.7 लाख करोड़ रुपीस का घोटाला सामने निकल कर आता है। दोस्तों, ये वो समय था जब CWG स्कैम, आदर्श हाउसिंग स्कैम और 2G जैसे बड़े स्कैम्स का पर्दाफाश ऑलरेडी हो चुका था। और इसी दौरान CAG अपनी रिपोर्ट में बताता है कि 2004 से 2009 के बीच भारत सरकार ने कोल ब्लॉक्स एलोकेट करते वक्त ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के तहत कोल ब्लॉक्स को एलोकेट नहीं किया। साथ ही सर्विंग मिनिस्टर्स की कंपनीज को ये ब्लॉक नॉन ट्रांसपेरेंटली एलोकेट किए गए।
जिससे गवर्नमेंट को काफी बड़े फाइनेंशियल लॉस हुए। एग्जाम्पल के तौर पे गुजरात अंबुजा और लैफरेज जैसी बड़ी कंपनीज जिन्हें कोल माइंस की रिक्वायरमेंट और कोल माइनिंग का एक्सपीरियंस भी, उन्हें ये कोल ब्लॉक्स एलोकेट नहीं हुए, बल्कि उस समय के मिनिस्टर से एसोसिएटेड कंपनीज जिन्हें ना ही कोल माइनिंग का एक्सपीरियंस था और ना ही कोल की रिक्वायरमेंट, उन्हें इन ब्लॉक्स को एलोकेट किया गया। और दोस्तों मजे की बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन फाइल्स को पेश करने की बात की तो कोल मिनिस्ट्री से 156 फाइल्स गायब हो गई, और ये गायब हुई फाइल्स आज भी गायब हैं। और ये फाइल्स कंटेन करती थी 3 क्रूशियल इंफॉर्मेशन। पहला था बेनिफिशियरी कंपनीज और इंडिविजुअल्स की डिटेल जिन्होंने कोल ब्लॉक्स नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से प्राप्त किए। सेकंड, उन मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स की डिटेल जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और स्क्रीनिंग कमिटीज की डिटेल जिस कमिटी के थ्रू ये एलोकेशन हुई। ऑल दो सीएजी की फाइनल रिपोर्ट में स्कैम का अमाउंट कम करवा दिया गया, 1.86 लाख करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस इशू को सीरियसली लेते हुए 218 में से 214 कोल ब्लॉक्स एलोकेशंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये एलोकेशंस आर्बिट्रेरी थे और नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुए। बाद में सीबीआई ने भी कई इन्वेस्टिगेशंस किए और कुछ केसेस में चार्जेस भी फ्रेम हुए। 2015 में एक्स कोल सेक्रेटरी एचसी गुप्ता को भी कन्विक्ट किया गया। लेकिन दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक एस्केप गोट थे। दोस्तों ये एक ऐसा स्कैम था जिससे ना सिर्फ उस समय लॉस हुआ, लेकिन आज भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। कोल स्कैम के कारण कोल ब्लॉक्स ऐसी कंपनीज को एलोकेट हुए जो कोल प्रोडक्शन में अनएक्सपीरियंस्ड और नॉन क्वालिफाइड थी। ये मिस एलोकेशन के कारण कई कोल ब्लॉक्स अंडर यूटिलाइज्ड और अनप्रोडक्टिव रहे, जिससे सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्लॉक्स में टाइमली प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई। हेंस कोल आउटपुट में सिग्निफिकेंट लॉस हुआ। इस इनएफिशिएंसी का सीधा असर कोल सप्लाई चेन पर पड़ा और कोल डिमांड और सप्लाई के बीच गैप बढ़ गया, एंड हेंस भारत को फॉरेक्स रिजर्व्स खर्च करके कोल को इंपोर्ट करना पड़ा। सीएजी ने एस्टिमेट किया था कि इस कोल स्कैम के कारण 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू मिला, और इसी फाइनेंशियल लॉस ने सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर और कोल माइनिंग मॉडर्नाइजेशन में इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट किया, और इस रेवेन्यू लॉस का इंपैक्ट सीआईएल के एक्सपेंशन और ऑपरेशंस को अपग्रेड करने की फंडिंग पर भी पड़ा। और दोस्तों इसीलिए आज सीआईएल के पास फंडिंग नहीं है सो दैट वो एडवांस टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न मेथड्स में इन्वेस्ट कर सके। कोल स्कैम के बाद कोल ब्लॉक एलोकेशंस और माइनिंग ऑपरेशंस पर रेगुलेटरी स्क्रूटनी और इंटरवेंशंस बढ़ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में 214 कोल ब्लॉक्स एलोकेशन को इलीगल डिक्लेयर किया। इससे रेगुलेटरी वैक्यूम और ऑपरेशनल हॉल्ट आ गया। इस डिसरप्शन के कारण कई कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, जिससे कोल प्रोडक्शन में टेम्पररी रिडक्शन हुआ। कोल स्कैम की इनएफिशिएंसीज और डिलेस के कारण इंडिया को 2012-13 में लगभग 145.79 मिलियन टन कोल इंपोर्ट करना पड़ा, और इन इंक्रीज्ड कोल इंपोर्ट्स ने कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेन किया और बैलेंस ऑफ पेमेंट को इफेक्ट किया। और दोस्तों इस पूरे स्कैम की कहानी ये ग्राफ बयां करता है। इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, जो दिखाता है कि कोल स्कैम के फॉलआउट की वजह से किस तरह से कोल प्रोडक्शन यहां पर प्लेट्यू हुआ। ये पावर प्रोड्यूसर्स के लिए हायर कॉस्ट का कारण बना, जो कंज्यूमर्स तक हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के फॉर्म में पास किया गया, और आज तक आप और मैं अपने हाईली इन्फ्लेटेड बिल्स को भर रहे हैं और इस स्कैम की भरपाई कर रहे हैं। सीआईएल भारत के सबसे बड़े कोल प्रोड्यूसर को भी कोल स्कैम के कारण सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस करने पड़े। कोल ब्लॉक्स के मिस एलोकेशन के कारण सीआईएल को बेस्ट माइनिंग एरियाज का एक्सेस नहीं मिला, जिससे उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर असर पड़ा। फाइनेंशियल और ऑपरेशनल प्रेशर्स ने सीआईएल की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट किया, और अल्टीमेटली जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता चला गया पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में। तो दोस्तों सोचिए, अगर इस पैसे को सीआईएल न्यू टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करने में लगाती, आज इंपोर्ट बिल की बचत होती, प्रोडक्शन एफिशिएंसीज बेहतर होती, एनवायरनमेंट इंप्रूव होता, लेकिन ऐसा डेफिनेटली नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब इंप्रूवमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला स्टेप है कोल मोनोपोली को तोड़ना। 2020 में गवर्नमेंट ने कोल सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन कर दिया, जिससे कमर्शियल माइनिंग को बूस्ट मिला। इस पॉलिसी को और भी स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है ताकि मोर प्राइवेट कंपनीज मार्केट में एंटर कर सकें, और इसी पहल के स्वरूप इस ग्राफ में आप इंडिया के इंक्रीज्ड कोल प्रोडक्शन को देख सकते हैं। इसके साथ साथ रेगुलेटरी अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कोल माइनिंग अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव बन सके और कंपटीशन को बढ़ावा देके एफिशिएंसी अचीव की जा सके। इसके साथ साथ सीआईएल की माइनिंग मेथड्स को इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक 80% कोल यही कंपनी प्रोड्यूस करती है। जैसे कि लॉन्ग वॉल माइनिंग, जो कि एक हाई एफिशिएंसी अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है जो प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। सीआईएल को एडवांस्ड लॉन्ग वॉल माइनिंग इक्विपमेंट और ऑटोमेशन टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया के बोवेन बेसिन में लॉन्ग वॉल माइनिंग से प्रोडक्टिविटी काफी हाई हो चुकी है, और इसके साथ ही कॉन्टिन्यूअस माइनिंग सिस्टम्स का यूज करके माइनर्स के लिए कोल एक्सट्रैक्शन को फास्टर और सेफर बनाया जा सकता है। इन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन सीआईएल की प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव कर सकता है। ऑटोमेशन ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग एक और पेंडिंग स्टेप है, जिससे ना सिर्फ सेफ्टी इंप्रूव होती है पर एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। ऑटोमेटेड ड्रिलिंग रिग्स और ब्लास्ट होल ड्रिलिंग मशीन्स को इंप्लीमेंट करना एक सिग्निफिकेंट स्टेप होगा। साथ ही रोबोटिक माइनिंग इक्विपमेंट लेबर इंटेंसिव टास्क को ऑटोमेट किया जा सकेगा, जिससे डाउन टाइम और ह्यूमन एरर दोनों ही रिड्यूस होंगे। रियो टिंटो जैसे ग्लोबल लीडर्स अपनी माइंस में रोबोटिक ट्रक्स और ड्रिल्स यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक्स को भी इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडियन रेलवेज के डीएफसीज प्रोजेक्ट्स सीआईएल के कोल ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट के साथ इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट है। ये कोल इवैक्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाएगा, जिससे कि कोल डिस्पैच स्पीड को बढ़ाया जा सकेगा। तो दोस्तों, सीआईएल को इस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी चाहिए। साथ ही सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इससे न सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस इंश्योर होगी, पर कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सीएसआर भी फुलफिल होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन माइनिंग ऑपरेशंस को पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलर और विंड से इंटीग्रेट करना चाहिए। साथ ही साथ आज सीआईएल रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को भी सीरियसली ले रही है, जहां माइनिंग ऑपरेशंस को पावर सप्लाई रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से दी जाएगी, जैसे कि सोलर और विंड। सीआईएल ऑलरेडी कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। सीआईएल ने रीसेंट ईयर्स में मल्टीपल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं। एग्जांपल के तौर पे 2022 में सीआईएल ने 3 गीगावाट सोलर पावर कैपेसिटी डेवलप करने का प्लान अनाउंस किया। इसके साथ साथ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम से वर्कफोर्स को एडवांस्ड माइनिंग टेक्निक्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में रेगुलरली ट्रेन करना जरूरी है। इससे प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे माइनिंग यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के साथ कोलैबोरेशन से सीआईएल अपनी वर्कफोर्स को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग ट्रेन कर सकती है, और इन स्टेप से हम कोल में सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। दोस्तों, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में भारत द्वारा सबमिटेड एनडीसी के तहत 2030 के बियॉन्ड भी इंडिया की 50% इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही आएगी, जिसमें कोल का शेयर सबसे ज्यादा होगा। हेंस सीआईएल जैसी कंपनीज का रोल इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में काफी हाई रहने वाला है। तो दोस्तों, इन सब स्टेप्स के अलावा हम और क्या कर सकते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस तरह की और केस स्टडीज के लिए फॉलो करें स्टडी आईक्यू के इस चैनल को, और टारगेट करते हैं इस वीडियो पर एटलीस्ट 5000 लाइक्स के। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।